तो यहाँ पे देखिए आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ पे है, जिसमें आपको 1857 विद्रोह का भाग 2 देखते हैं। और ये पार्ट आपको यहाँ पे है मॉडर्न हिस्ट्री का, आपको ये पार्ट 6 का, मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 6 का, पार्ट 6 के अंतर्गत 1857 का विद्रोह देखिए, पार्ट 6 के अंतर्गत 1857 का विद्रोह आपको देखते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर क्रांति के राष्ट्रवाद क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीय अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। तो 1857 का आपको देखिए विद्रोह का दमन देखिए, यहाँ शुरू कीजिए इसको, ये भाग 6 होगा वीडियो का। क्रांति राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीय अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। क्रांति की विभीषिका देखिए, यहाँ पर क्रांति की विभीषिका को देखते हुए अंग्रेजी सरकार निर्ममतापूर्ण दमन की नीति अपनाई। निर्ममतापूर्ण दमन की नीति अपना तत्कालीन वायसराय देखिए, यहाँ पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने बाहर से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई। जनरल देखिए, यहाँ पर जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और इलाहाबाद में क्रांति को जिस प्रकार से कुचला वह पूर्णतः अमानवीय था। क्रांतिकारियों को छोड़ जनसाधारण का कत्ल किया गया। जनसाधारण का कत्ल किया गया, गाँव को लूटा गया और निर्दोषों को भी फांसी की सजा दी गई। कमांडर इन चीफ जनरल एंडरसन ने रेजिमेंटों का आदेश देकर फिरोजपुर, जालंधर, फुलवर, अम्बाला आदि निर्ममता के साथ लोगों की हत्या करवाई। सैनिक नियमों का उल्लंघन कर कैदी सिपाहियों में से अनेक को तोप के मुंह पर लगाकर उड़ा दिया गया। पंजाब में सिपाहियों को घेर कर जिंदा जला दिया गया। अंग्रेजों ने केवल अपनी सैन्य शक्ति के सहारे ही क्रांति दमन नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रलोभन देकर बहादुर शाह को गिरफ्तार करवा लिया। उनके पुत्रों की हत्या करवा दी। सिखों और मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में करे। वस्तुतः क्रांति दमन में सिख रेजिमेंट ने अंग्रेजी सरकार की सहायता नहीं की होती। वस्तुतः क्रांति के दमन में सिख रेजिमेंट अंग्रेजी सरकार की सहायता नहीं की होती तो अंग्रेजी सरकार के क्रांतिकारियों को रोक पाना टेढ़ी खीर साबित होता। क्रांति दमन अंग्रेजों को इसलिए भी सहायता मिली कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में क्रांति जोर पकड़ा था। यहाँ देखिए कि क्रांति यहाँ पे क्या कि क्रांति के दमन में अंग्रेजों को इसलिए भी सफलता मिली कि क्रांति के दमन में अंग्रेजों को इसलिए भी सहायता मिली कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में क्रांति ने जोर पकड़ा था। विद्रोहों को देखिए, विद्रोहों को अंत कुचल दिया गया। ब्रिटिश शासन एक लंबी एवं भयानक लड़ाई के पश्चात 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। विद्रोह को अंत कुचल दिया गया। ब्रिटिश शासन एक लंबी एवं भयानक लड़ाई के पश्चात 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। जॉन निकोलसन इस घेराबंदी को नेतृत्व प्रदान करने वाले बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पुनः काबिज हो गई। ब्रिटिश सरकार ने देश में अत्यधिक लोगों, धन एवं हथियार की आपूर्ति की। यद्यपि भारतीयों के दमन के माध्यम से बाद में इस पूरी लागत को वसूल लिया गया। अब देखिए विद्रोह असफल क्यों हुआ। देखिए, क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 क्रांति का सूत्रपात किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर भारत को स्वाधीन कर देंगे, परंतु क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि 90 और वर्षों तक भारतीयों को गुलाम बनाए रखने में सफल है। इस महान क्रांति की असफलता का अनेक कारण जिनमें प्रमुख आपको है। देखिए पहला आपको असफलता कारण देखिए विद्रोह में सभी लोगों का शामिल न होना, एक संगठित एवं एकबद्ध विचारधारा का अभाव। तीसरा आपको कारण देखिए निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। चौथा देखिए देसी राजाओं का देशद्रोही रोग। पांचवा देखिए सांप्रदायिकता का खेल। छठा आपको यहाँ देखिए क्या संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। सातवां आपको देखिए शास्त्रार्थ का अभाव। आठवां देखिए सहायक साधनों का अभाव। नौवां आपको संयुक्त संख्या में अंतर। 10वां हिंदू मुस्लिम एकता। फिर आपको यहाँ से अब यहाँ देखिए देसी राजाओं का देशद्रोही रुख। यहाँ देखिए 1857 क्रांति दमन इसमें 1857 देखिए आपको विद्रोह असफल क्यों हुआ। विद्रोह असफल क्यों हुआ, उसका पहला कारण विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल ना होना। इसमें देखो कुछ वर्गों ने
कुछ वर्गों ने विद्रोह में सहभागिता नहीं की। कुछ विद्रोह देखिए कुछ वर्गों ने विद्रोह में कुछ वर्गों ने विद्रोह में सहभागिता नहीं की। वस्तुतः इसके विरुद्ध कार्य किया। वस्तुतः इसके विरुद्ध कार्य किया। बड़े जमींदारों एवं तालुकदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। महाजनों एवं व्यापारियों ने देखिए महाजनों एवं व्यापारियों ने विद्रोह का पूरी तरह शोषण किया था। अतः ब्रिटिश शासन में वे अधिक सुरक्षित अतः ब्रिटिश शासन में वे अधिक सुरक्षित थे। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पीछे लौटने के तौर पर देखा और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिकता की ओर ले जाएगा। देखिए अधिकतर भारतीय शासकों ने विद्रोह में शामिल होने से मना कर दिया और प्राय ब्रिटिश शासन की सक्रिय मदद की। पटियाला के शासक सिंध एवं अन्य सिख देखिए पटियाला के शासक सिंध एवं अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अधिकतर दक्षिण भारत इससे अधिक प्रभावित नहीं हुआ। एक आंकड़न के अनुसार कुल क्षेत्र का 1/4 और कुल जनसंख्या 1 दशमलव से अधिक भाग प्रभावित नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक संगठित एवं एक बद्ध विचारधारा का अभाव देखिए यहाँ पर विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी और न उनके पास भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, एक सुसंगत विचारधारा, एक राजनीतिक परिदृश्य या एक सामाजिक विकल्प नहीं था। देखिए विद्रोही अलग अलग समस्याओं एवं वर्तमान राजनीति की अवधारणाओं से विविध पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीयों के बीच एकता का अभाव भारतीय इतिहास के इस चरण में शायद उपेक्षित नहीं किया जा सकता। भारत में अभी भी देखिए भारत में अभी भी आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में लोग अनभिज्ञ थे। भारत में अभी भी आपको आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में लोग अनभिज्ञ थे। वस्तुतः 1857 के विद्रोह ने भारतीय लोगों को साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक देश से संबंध होने की चेतना जागृत की। अब निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। देखिए 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए आपको 1857 की क्रांति देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। एक ही दिन क्रांति शुरू होने पर उसका व्यापक प्रभाव होता, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय के पूर्व 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। सैनिकों की इस कार्रवाई के कारण कोई क्रांति की योजना अधूरी रह गई। निश्चित समय का पार नहीं होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। इससे अंग्रेजों क्रांतिकारियों का दमन करने में काफ़ी सहायता हुई। अनेक स्थानों पर 31 मई की प्रतीक्षा कर ले सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुआ होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। देखिए यहाँ पर देसी राजाओं का देशद्रोही रुख देखेंगे। देखिए यहाँ पर देसी राजाओं का देशद्रोही रुख देखेंगे। 1857 क्रांति का दमन करने में अनेक देसी राजाओं ने अंग्रेजों की खुलकर सहायता की। पटियाला, नाभा, जींद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी की। देखिए देसी राजाओं की इस देशद्रोहितापूर्ण भूमिका ने क्रांतिकारियों को मनोबल तोड़ा और क्रांति दमन के लिए अंग्रेजी सरकार को प्रोत्साहित किया। अब देखिए सांप्रदायिकता का खेल देखिए यहाँ पर 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमानों को लाने में तो सफलता प्राप्त नहीं कर सके, परंतु आंशिक रूप से ही सही सांप्रदायिकता का खेल खेलने में सफल रही। देखिए सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर ही अंग्रेजी सरकार ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। मराठों, सिखों और गोरखों को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। उन्हें महसूस कराया गया कि बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आ जाने से हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा। इसका मूल कारण था कि संपूर्ण पंजाब में बादशाह के नाम पर झूठा फरमान अंग्रेजों की ओर से जारी किया गया, जिसमें कहा गया था लड़ाई में जीत मिलते ही इस प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा। सैनिकों के साथ जनसाधारण को भी गुमराह किया गया। इस स्थिति में क्रांति का सफल हो जाना निश्चित हो गया। जब देश के भीतर देशवासी पूर्ण सहयोग ना दे तो कोई भी क्रांति सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। हाँ, संपूर्ण देश में प्रसारित यहाँ पर देखिए संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका था। संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी भाग इस क्रांति से अछूते रहे। यदि इन क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार हुआ होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति को इधर भी फैलाना पड़ता और वे पंजाब रेजिमेंट तथा मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल रहते। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उन क्षेत्रों में पूर्व में हुए कंपनी ने बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया।
क्योंकि उन क्षेत्रों में पूर्व में हुए विद्रोह को कंपनी ने बर्बरतापूर्वक कुचल दिया था। तो देखिए शास्त्रार्थों का अभाव, देखिए क्रांति का सूत्रपात तो कर दिया गया था, किंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शस्त्रास्त्र का प्रबंध करने में असफल है। अंग्रेजी सेना ने तोपों और लंबी दूरी तक मार करने और बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि क्रांतिकारियों के तलवार और भालों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। हाँ, देखिए सहायक साधनों का अभाव, देखिए सहायक साधनों का अभाव, देखिए सत्ताधारी होने के कारण डाक तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों का अधीन थे। इसलिए इन साधनों का उन्होंने पूरा पूरा उपयोग किया, इसलिए इन साधनों का उन्होंने पूरा उपयोग किया। दूसरी ओर भारतीय क्रांतिकारी के पास इन साधनों का पूर्ण अभाव था। क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहे। सूचना के अभाव के कारण क्रांतिकारी संगठित होकर अभियान की योजना बनाने तथा संचालन में असफल रहे। इसका पूरा पूरा फायदा अंग्रेजों को मिला और अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति को क्रमशः कुचल दिया गया। देखिए यहाँ पर सैनिक संख्या में अंतर, देखिए यहाँ पर क्या है, सैनिक संख्या में अंतर। एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या वैसे ही कम थी। देखिए यहाँ पर दूसरे अंग्रेजी सरकार द्वारा बाहर से भी अतिरिक्त सैनिक मंगवा लिए गए थे। उस समय कंपनी के पास वैसे 96,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के सैनिकों से भी अंग्रेजों को सहयोग मिला। अंग्रेज सैनिक को अच्छी सैनिक शिक्षा मिली थी। और उनके पास आधुनिक शस्त्रास्त्र थे, परंतु अपने परंपरागत हथियारों के साथ ही भारतीय क्रांतिकारियों ने जिस साहस क्षमता का परिचय दिया, उससे कई स्तरों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। फिर भी अंत असफलता अंग्रेजों के हाथ में ही लगी। हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ देखो 1857 क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर भाग लिया। क्रांति का मसौदा तैयार करने से लेकर क्रांति के क्रियान्वयन तक दोनों संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरोध में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैसी एकता फिर कभी दिखाई नहीं पड़ी। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने फूट डाला और राजगुरु की नीति का हिंदुओं और मुसलमानों को तोड़ने में लागू नहीं किया गया था। लेकिन इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने फूट डाला और राजगुरु की नीति को हिंदुओं और मुसलमानों को तोड़ने में लागू नहीं किया था। विद्रोहियों एवं सिपाही हिंदू एवं मुसलमान दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया। एक विशेष क्षेत्र में प्रदान करने वाले हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। नाना साहब ने अजीम मुल्ला एक मुसलमान एवं दक्ष राजनीतिक प्रचारक को अपना सहायक बनाया हुआ था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई को अफगान सैनिकों का ठोस समर्थन प्राप्त था। इस पर 1857 विद्रोह ने प्रकट किया कि भारत की राजनीति और लोग 1858 से पहले मूलतः सांप्रदायिक या पंथवादी नहीं थे। देखिए प्रमुख विचार की बात यहाँ पर हम की गई है। देखिए प्रमुख विचार की बात यहाँ देखिए वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मां था। वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मां था। ये बात आपको ब्रेड रॉबर्ट्स ने कहा था। ये बात आपको जेड रॉबर्ट्स ने कहा था। वर्ष 57 विद्रोह सिपाही विद्रोह मां था, जेड रॉबर्ट्स ने कहा था। 1857 घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। 1857 घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी, सर जॉन लॉरेंस ने कहा। 1857 विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं तथा जमींदारों को अनियोजित प्रयत्न अथवा असीमित किसान युद्ध कहा जा सकता है। एडवर्ड टॉम्पसन तथा जी.टी. ग्रेट कहते हैं। 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था। देखिए यहाँ पर क्या 1857 में तो स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था। विलियम हॉलबर्ट रसल ने कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से सब बढ़कर और कुछ भी नहीं था। R.C. मजूमदार था। देखिए अब 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। R.C. मजूमदार। देखिए यहाँ पर सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ये बात जवाहरलाल नेहरू कहा था। 1857 विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था अपितु यह भारतवासियों अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्ति के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। ये बात जस्टिस मैकार्की ने कहा था। 1857 विद्रोह देखिए 1857 विद्रोह स्वधर्म और राष्ट्र के लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष। ये बात विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। 1857 का विद्रोह मुसलमानों को षड्यंत्र का परिणाम था।
1897 विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। सर जेम्स आउटरम ने कहा था 1897 ईस्वी क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास था। सर डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने कहा था 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। 1857 विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। विपिन चंद्र ने कहा था 1857 विद्रोह सचेत सहयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिसरेली ने कहा था 1857 विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नारी विद्रोह था। ये बात जॉन ब्रूस नॉर्टन ने कहा था। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का कहीं था। देखिए 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। ये बात एस जैन ने कहा था। अब यहाँ पर विद्रोह की प्रकृति हम देखिए, विद्रोह की जो प्रकृति उसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्रोह की जो आपको प्रकृति है उसको समझिए। 1857 विद्रोह की प्रकृति विचारों में भिन्नता। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए यह मात्र सिपाही विद्रोह था। सर जॉन सिलेक अनुसार यह पूरी तरह देखिए यह पूरी तरह एक देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, जिसका ना तो कोई अपना नेता था और ना ही जिससे लोगों का समर्थन प्राप्त था। देखिए हालांकि यह इस घटना की संपूर्ण तस्वीर नहीं है जैसा कि इसमें सिपाहियों के अलावा आम लोगों के विभिन्न वर्गों ने भी भागीदारी की। देखिए सिपाहियों का असंतोष इस विप्लव का मात्र एक कारण था। 1857 ईस्वी में हुए इस विद्रोह के संपूर्ण घटनाक्रम पर एक सूक्ष्म दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता संघर्ष था। यहाँ देखिए कि 1857 ईस्वी में हुए इस विद्रोह के संपूर्ण घटनाक्रम पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता संघर्ष था। परंतु कुछ अंग्रेज इतिहासकारों और उनके समर्थक भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसे सैनिक विद्रोह अथवा गदर की संज्ञा प्रदान कर इसके महत्व को कम करने की कोशिश की जाती है। फ्रेड रॉबर्टस देखिए फ्रेड रॉबर्टस, एडवर्ड टॉमसन, जी टी गेट, सर जॉन सिले, जेम्स आउटरम, विलियम हार्वर्ड रसेल, जी बी मेल्लेसन आदि पाश्चात्य इतिहासकारों के साथ साथ रमेश चंद्र मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन, हरिप्रसाद चट्टोपाध्याय, पूर्णचंद्र जोशी आदि भारतीय इतिहास 1857 के विद्रोह को सैनिकों द्वारा छोटे स्तर पर किए गए विद्रोह के रूप में व्याख्यायित करते हैं। इनका मानना है कि 1857 विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था। देखिए दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, एस ए रिजवी, बेंजामिन डिसरेली, जस्टिस मैकार्थी, जॉन ब्रूस नॉर्टन, बिपिन चंद्र आदि जैसे इतिहास 1857 विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी। इनका मानना था कि वर्ष 1857 आंदोलन जन जीवन से संपर्कित भारत से विदेशी आतंकियों को निकालने के उद्देश्य से संबंध था, एक संगठित और सुनियोजित कार्यक्रम था। 1857 का संग्राम आदि सैनिक विद्रोह मात्र था, तो उसमें सिर्फ सैनिकों ने ही भाग क्यों नहीं लिया। मेरठ से उठी क्रांति ने दो दिनों के भीतर ही दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले लिया। वस्तुतः विद्रोह में ग्रामीण और शहरी जनता सम्मिलित थी। हाँ, क्रांति शुरुआत सैनिकों ने की थी। वर्ष 1857 के विप्लव में क्रुद्ध सिपाहियों के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार के क्षुब्ध जनसाधारण ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसलिए इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा युक्ति संगत सम नहीं है। डॉक्टर के दत्ता 1857 विद्रोह को एक अवसर के तौर पर समझते हैं कि जिसका कुछ असंतुष्ट राजाओं डॉक्टर के दत्ता 1857 विद्रोह को एक अवसर के तौर पर समझते हैं जिसका कुछ असंतुष्ट राजाओं तथा भूमिपतियों ने लाभ उठाए, जिनके हित नवीन राजनीतिक व्यवस्थाओं से प्रभावित हुए थे। अब कि इस कारण हम जो आपको जो कहा कि इस कारक ने इसे कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय विद्रोह का संदर्भ प्रदान किया। यह विद्रोह कभी भी स्वरूप में सभी भारतीयों का विद्रोह नहीं था, लेकिन यह स्थानीय, सीमित एवं चीन रूप से संगठित था। इस आंदोलन में विद्रोहियों के विभिन्न वर्गों के बीच यहाँ देखिए इस आंदोलन में आपको विद्रोहियों के विभिन्न वर्गों के बीच सत्संग थी। उद्देश्य की एकता का अभाव था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध में 1857 के विद्रोह की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सुनियोजित युद्ध के रूप में व्याख्या की। डॉक्टर एस एन सेन
यहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी पुस्तक 1857 विद्रोह को 1857 को विद्रोह को धर्म के लिए युद्ध के तौर पर शुरू होना माना, जिसका अंत स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में हुआ। लेकिन डॉक्टर आर सी मजूमदार ने इसे ना तो अप्रथम और ना ही राष्ट्रीय विप्लव माना और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध, जैसा कि प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा और लोगों के कई वर्गों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकार के अनुसार 1857 का विद्रोह विदेशी और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक किसान का संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। हालांकि यह मत जांच के प्रकाश में कहीं ठहर नहीं पाता, जैसा कि विद्रोह के नेता स्वयं सामंती पृष्ठभूमि के थे। 1857 के विद्रोह को वर्गीकृत करना आसान नहीं है, जबकि कोई भी रीस जैसे विचारों जिन्होंने माना कि यह कट्टर धर्मवादियों द्वारा ईसाईयत के विरुद्ध युद्ध था या टी आर होम्स जिन्होंने इसे सभ्यता एवं पाश्विकता के मध्य संघर्ष के रूप में देखा, जैसे विचारों को सीरियस नकार सकता है। यहाँ तक यद्यपि कोई भी अभी तक इसे स्वतंत्रता के युद्ध के तौर पर स्वीकार नहीं कर सका है। इसने राष्ट्रवाद एवं समाजवाद विरोधी भावनाओं का बीजारोपण किया, लेकिन एक राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवादिता की अवधारणा 1857 विद्रोह की देन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीय का प्रथम महान प्रयास एवं संघर्ष था। स्वतंत्रता की भावना से उद्रेक हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय को असम्मिलित होकर विदेशियों को अपने देश में निकालने का पहला प्रयास 1857 ईस्वी में ही हुआ था। इसे 1857 की क्रांति को भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम का प्रथम उद्घोष कहना सर्वथा युक्ति संगत है। इसने ब्रिटिश शासन के प्रति स्थानीय विरोध की परंपरा को स्थापित किया, जिसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन हेतु मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ तक इस विचार को कुछ इतिहासकारों ने संदेह के घेरे में खड़ा किया, जिसका मानना था कि 1857 के पूर्व के विद्रोह विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समान रूप से गंभीर थे। लेकिन उन्हें 1857 विद्रोह जैसा समर्थन नहीं मिला। हालांकि एसवी चौधरी ने पाया कि विद्रोह 1857 में विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों का पहला संयुक्त प्रयास था। लेकिन विद्रोह के परिणाम की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन विद्रोह के परिणाम 1857 के विद्रोह की असफलता के बावजूद इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचाया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में भारी फेरबदल किया गया। 1857 विद्रोह के पश्चात पहला मुख्य परिवर्तन यह था कि भारत का शासन 1858 अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब भारत के राज्य के सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे एक परिषद द्वारा सहयोग प्राप्त होगा, भारत में शासन के लिए जिम्मेदार था। पहले यह अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास होता था। दूसरा मुख्य परिवर्तन सेना में किया गया। भविष्य में भारतीय सिपाहियों द्वारा कोई भी विद्रोह न हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए। इसके अंतर्गत यूरोपीय जवानों की संख्या बढ़ा दी और बंगाल की सेना में 2 भारतीय सिपाहियों, एक यूरोपीय बम्बई और मद्रास की सेना में 5 भारतीय सिपाहियों को 2 यूरोपियों को नियुक्त किया गया। यूरोपीय फौजों को प्रमुख भौगोलिक एवं सैन्य स्थिति में रखा गया। सेना की प्रमुख शाखाओं था, जैसे तोपखानों को केवल यूरोपीय हाथों में सौंपा गया। सेना के भारतीय वर्ग का संगठन फूट डालो राजकोर की नीति पर आधारित था। जवानों की में राष्ट्रीय भावना न जागी, इसके जाति समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों की स्थापना की गई। फूट डालो शासन कोर की नीति को सामान्य जनता में भी लागू किया गया। चूंकि अंग्रेजों ने यह सोचा कि विद्रोह का षड्यंत्र मुसलमानों द्वारा रचा गया था, इसलिए इन्हें कठोर दंड दिए गए और उनके साथ लोक नियुक्ति एवं कई अन्य क्षेत्रों में भेदभाव किया गया। इस नीति को बाद में उलट दिया गया और मुसलमानों के लिए एक विलंबित प्रशासन की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के अंत मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर सुविधा देने की योजना बनाई गई, जिससे कि भारतीयों में भेदभाव उत्पन्न करके आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इन नीतियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समस्याएं पैदा की और सांप्रदायिकता के विकास में योगदान किया। ब्रिटेन की महारानी घोषणा के अनुसार रियासतों के प्रति
भारतीय ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया गया। विलय की पूर्व नीति को छोड़कर शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अवसर मिला। देखिए, यह उन देशी शासकों को उपहार स्वरूप मिला जो विद्रोह के समय अंग्रेजों के साथ थे। हालांकि भारतीय शासकों के अधिकार एक निश्चित क्षेत्रों में पूरी तरह ब्रिटिश अधिकार के अधीनस्थ कर दिया गया और उनको सुविधा आश्रितों में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए, ब्रिटिश शासन ने भारतीय में लोगों के सामाजिक कृत्यों एवं धार्मिक प्रथाओं को सम्मान देने का निर्णय किया। अब हम एक खास बात देखें कि अंग्रेजों ने, देखिए यहाँ पर क्या अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को विश्वास दिलाया कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे क्षेत्रीय विस्तार नहीं होगा। अंग्रेजों ने भूपतियों, जमींदारों एवं राजकुमारों के संरक्षण की नीतियां बनाई ताकि अपनी स्थिति को इस देश में अधिक मजबूत बना सके। दरअसल 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के वास्तविक प्रतिक्रियावादी स्वभाव को धरातल पर ला दिया। अधिकतर भारतीय एहसास हो गया कि भारत में ब्रिटिश शासन वास्तविक रूप में जन विरोधी था और यह निश्चित रूप से दमनकारी और उनके देश हित का विरोधी था। भूमि के निर्धारित लगान और समय की गारंटी के लिए एक नवीन कृषि नीति प्रस्तुत की गई। इस नीति ने किसान को बोझिल भूमि बंदोबस्त और राज्य की अत्यधिक कर मांग से मुक्ति प्रदान की। स्थानीय सरकारों को करारोपण के कुछ मदों को सौंप वित्तीय व्यवस्था को भी विकेंद्रीकृत किया गया। विद्रोह के पश्चात यद्यपि अंग्रेजों ने अपने शासन का विस्तार नहीं किया, तथापि ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अंग्रेजों ने शिक्षित मध्यम वर्ग का विरोध करने और भूमिपतियों का राजकुमारों का समर्थन करने की नीति अपनाई। दीर्घकाल में यह नया ब्रिटिश दृष्टिकोण उनके साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। जैसा कि इस कारण शिक्षित मध्यम वर्ग में कुंठा की भावना बढ़ती हुई और परिणामस्वरूप जल्द ही आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। अब देखिए, श्वेत विद्रोह जिसको व्हाइट म्यूटनी भी हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या श्वेत विद्रोह व्हाइट म्यूटनी जिसको बोला जाता है, उसको देखिए यहाँ पर शक्ति हस्तांतरण के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को कंपनी के अधीन नियोजित यूरोपीय सैनिकों के एक वर्ग ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को व्हाइट म्यूटनी नाम दिया गया। देखिए, ब्रिटिश शक्ति हस्तांतरण के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को कंपनी के अधीन नियोजित यूरोपीय सैनिकों के एक वर्ग ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को व्हाइट म्यूटनी नाम दिया गया, जिसके उत्पन्न होने के कई कारण थे। 1861 के पूर्वार्ध में दो पृथक सैन्य बल थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन संचालित किए जाते थे। एक क्वीन आर्मी की सेना और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर क्या, इसको फिर से एक बार पढ़िए, श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटनी जिसको हम बोलते हैं। श्वेत विद्रोह व्हाइट म्यूटनी देखिए क्या, शक्ति हस्तांतरण के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को कंपनी का अधीन नियोजित यूरोपियन सैनिकों के एक वर्ग ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को व्हाइट म्यूटनी नाम दिया गया, जिसके उत्पन्न होने के कई कारण थे। 1861 से पूर्व भारत में दो पृथक सैन्य बल थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन संचालित किए जाते थे। एक क्वीन आर्मी रानी की सेना और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सैन्य बल था। कंपनी के अधीन सैनिकों के भत्ते एक ऐसा अतिरिक्त भुगतान जिसे भारत, देखिए यहाँ पर क्या, जिसे भारत से बाहर होने वाले अभियानों में जाने के लिए दिया जाता था का भुगतान किया जाता था, लेकिन क्वीन आर्मी के अंतर्गत सैनिकों को यह नहीं दिया जाता था। शक्ति हस्तांतरण के पश्चात यह भत्ता बंद कर दिया गया। शक्ति हस्तांतरण को लेकर कानून की लॉर्ड कैनिंग द्वारा वैधानिक व्याख्या ने भी प्रभावित यूरोपीय सैनिकों को भड़काया। अब कि व्हाइट म्यूटनी को भारत में पहले से दयनीय ब्रिटिश स्थिति के लिए एक शक्तिशाली खतरे के रूप में देखा गया, जिसे भारत में, देखिए यहाँ पर क्या, जिससे भारत में अभी भी उत्तेजित लोगों के बीच नवीन विद्रोह प्रेरित हो सकता था। यूरोपीय सेनाओं की मांग में बोनस को सूचीबद्ध करना या उन्हें दायित्व मुक्त करना शामिल थे। अंततः सैनिकों की मांग को स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने घर वापस जाने का विकल्प चुना। फिर आपको आगे हम देखें क्या अब देखिए यहाँ पर एक जो इससे पहले जो चीज़ें आपको थी कि दीर्घकाल में नया ब्रिटिश दृष्टिकोण उसके साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ, जैसा कि इस कारण शिक्षित मध्य वर्ग में कुंठा की भावना बढ़ती हुई और परिणामस्वरूप जल्द ही आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। अब कि सेना, यहाँ देखिए सेना विलय योजना 1861 यहाँ देखिए। अब सेना विलय योजना 1861 ने कंपनी के यूरोपीय सेना को क्राउन के अधीन कर दिया। यूरोपीय सैनिकों अर्थात सेना को क्राउन के अधीन कर दिया। इसके अलावा भारत यूरोपियन सेनाओं को समय समय पर इंग्लैंड दौरे के माध्यम से बेहतर किया गया, जिसे लिंक्ड बटालियन योजना
जिसे लिंक्ड बटालियन योजना के नाम से भी जाना जाता है। जबकि भारत यूरोपीय सेना के विस्तार में वृद्धि की गई। भारतीय सेना को देखिए, भारतीय सेना को घटाकर आधा कर दिया गया है। सभी भारतीय आर्टिलरी इकाइयों, देखिए सभी भारतीय आर्टिलरी इकाइयों, कुछ पर्वतीय बटालियनों को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। देखिए यहाँ पर सभी भारतीय आर्टिलरी इकाइयों, कुछ पर्वतीय बटालियनों को छोड़कर को समाप्त कर दिया गया। सेना और तोपखाना विभागों में सभी पदों को यूरोपियों के आरक्षित कर लिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक कोई भारतीय सैनिक किंग कमीशन के लिए योग्य होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और एक नए भारतीय अंग्रेज अफसर को वायसराय कमीशन के माध्यम से भारतीय अधिकारियों से श्रेष्ठ माना जाता था। हाँ देखिए, श्रेष्ठ माना जाता था। देखिए 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाता था, पाश्चात्य संस्कृति को आकृष्ट हो। पाश्चात्य देशों के वैचारिक आंदोलनों से भारत के लोगों को नई प्रेरणा मिली, वे लाभान्वित हुए। पर उन देशों के आडंबरपूर्ण जीवन पद्धति से भारतीयों का चरित्र बल भी शांत होने लगा। भारत के लोगों के साथ ऐसा होना अंग्रेजों के लिए सुखदायक था। अब देखिए, अंग्रेजों ने भारत में आरंभ से गोरे और काले के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना फैला रखी थी। 1857 की क्रांति के बाद तो प्रत्येक अंग्रेज भारतीयों से सावधान और अलग थलग रहने लगा। अंग्रेजों को ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीयों से दूरी बनाए रखना ही उसके हित में है। ठीक है, क्योंकि नज़दीक आने से भारतीय अंग्रेजों के भेदों को जान लेंगे और उन्हें परेशान करने लगेंगे। क्रांति के दौरान आपको अंग्रेज सतर्क हो गए और उस सतर्कता को उन्होंने लगभग हमेशा बनाए रखा। 1857 की क्रांति परिणाम भारतीयों के पक्ष में भी रहे। भारतीयों के पक्ष में जो सकारात्मक परिणाम सामने आए, आत्मबल में वृद्धि हुई, राजनीतिक जागृति आई, संगठन की प्रेरणा हुई, एकता की प्रेरणा हुई, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि मिली। और देखिए आपके यहाँ पर आत्मबल में वृद्धि हम देखिए सबसे सकार इसमें कि 1857 क्रांति परिणाम भारतीयों के पक्ष में भी रहा। भारतीयों के पक्ष में जो सकारात्मक परिणाम सामने आए हुए आपको उसका पहला पॉइंट आपको देखिए आत्मबल में वृद्धि हुआ। इसका देखिए यहाँ पर 1857 क्रांति अपने लक्ष्य को तत्काल प्राप्त करने में असमर्थ रही, परंतु इस क्रांति ने भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि की और उनकी सुसुप्त वे चेतना को स्वतंत्रता की प्राप्ति को जागृत किया। अब भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना बलवती हो गई और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। इस समय से एक जागृत भारत का अभ्युदय हुआ। यहाँ देखिए क्या राजनीतिक जागृति की बात है। फिर देखिए राजनीतिक जागृति की बात यहाँ देखिए लंबी पराधीनता और शासकों को अपराजय मानने की अवधारणा ने भारतीयों में आलस्य भर दिया था। पराधीनता को भारतीयों ने अपनी नियति मान लिया था। परंतु 1857 की क्रांति ने भारतीयों के शीतित रक्त को फिर से खुला दिया। 1857 क्रांति ने भारतीयों के शीतित रक्त को फिर से खौला दिया। क्रांति के बाद भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ कि जोर लगाने पर स्वशासन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। देखिए यहाँ पर संगठन की प्रेरणा यद्यपि 1857 की क्रांति को संगठित स्वरूप प्रदान की पूर्ण कोशिश की गई, तथापि संचार व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। और व्यापक संगठन के अभाव कारण ही क्रांति को कुचल दिया गया था। इसलिए इस क्रांति से आगे के क्रांतिकारियों को व्यापक संगठन की प्रेरणा प्राप्त हुई। 1857 ईस्वी क्रांति से प्रेरणा पाकर आगे के वर्षों में अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन संभव हो सका। एकता के परिणाम 1857 की असफलता कारण संपूर्ण भारतवासियों में एकता का अभाव भी था। देखिए सिख और दक्षिण भारत क्रांति के विरुद्ध सिख और दक्षिण भारत क्रांति के विरुद्ध थे तथा अनेक देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। जिन क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात हुआ वहाँ भी सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। एकता ही राष्ट्रीयता
का मूल मंत्र है। इस तथ्य की ओर देखिए, अब इस तथ्य की ओर भारतीयों का ध्यान क्रांति इस तथ्य की ओर भारतीयों का ध्यान क्रांति के असफल हो जाने के बाद बढ़ गया। देखिए, अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक साथ आगे चल कहीं आगे बढ़ा जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की जा सकती है। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि देखिए स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि 1857 क्रांति का जिस निर्ममता के साथ अंग्रेजी सरकार ने दमन किया था, उससे उसका असली चेहरा भारतीयों के सामने उजागर हुआ। अंग्रेजों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को देखने के बाद भारतवासियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का संकल्प लिया। यानी कि अंग्रेजों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को देखने के बाद भारतवासियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का संकल्प लिया। इस क्रांति से स्वतंत्रता आंदोलन को भविष्य में एक नई दृष्टि में विद्रोह के बदले असहयोग का मार्ग अपनाया गया, क्योंकि इससे अंग्रेजों को दमनात्मक अत्याचार का अवसर प्राप्त नहीं होता। शासन और शास्त्रार्थ का नियंत्रण अंग्रेजी सरकार के हाथों में था। और किसी भी प्रकार के विद्रोह का गला घोटने देने की क्षमता उसमें थी। इसे क्रांति के बाद विद्रोह का रास्ता छोड़ने की प्रेरणा मिली। अब 1857 के विद्रोह का महत्व देखिए, यहाँ पर जो आपको महत्व इसका क्या रहा। ब्रिटिश शासन 1857 का विद्रोह बेहद उपयोगी साबित हुआ। इसे कंपनी के प्रशासन एवं इसकी सेना में सोचनीय कमियों को उजागर किया गया, जिसमें उन्होंने तुरंत सुधार किया। कंपनी के शासन प्रशासन के ये दो दोष विश्व के सम्मुख कभी भी उजागर नहीं हो पाते यदि विद्रोह ना होता। तो फिर आपको देखिए, भारतीयों के लिए 1857 के विद्रोह ने स्वतंत्रता संघर्ष के पथ को बेहद प्रभावित किया। ये लोगों एवं सिपाहियों की शिकायतों को सबके सामने लेकर आया, जो वस्तुतः सही थी। हालांकि इससे यह भी सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सेना के अत्याधुनिक हथियारों के सम्मुख भारतीयों के हथियार परंपरागत थे और वे ब्रिटिश शासन के सामने टिक नहीं सकते थे। इसके अलावा दोनों ओर से हुई नृशंस हिंसा ने भारतीय बुद्धिजीवियों को आघात पहुंचाया, जो स्वतंत्रता के संघर्ष में हिंसा से दूर रहने में विश्वास करते थे। शिक्षित मध्य वर्ग जो एक तेजी से बढ़ता वर्ग था ने हिंसा में विश्वास नहीं किया। देखिए, शिक्षित मध्य वर्ग जो एक तेजी से बढ़ता वर्ग था ने हिंसा में विश्वास नहीं किया और एक व्यवस्थापक तरीकों को प्रमुखता दी। यहाँ देखिए क्या कि शिक्षित मध्य वर्ग जो एक तेजी से बढ़ता वर्ग था ने हिंसा में विश्वास नहीं किया और एक व्यवस्थापक तरीकों को प्रमुखता दी। लेकिन 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थानीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध की परंपरा को स्थापित किया, जिसने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष के मार्ग में सहायता प्रदान की। देखिए, सारांश की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, यहाँ पर जो सारांश आपको दिया गया, देखिए विद्रोह उपनिवेशवादी नीतियों एवं शोषण का परिणाम। देखिए विद्रोह देखिए आप उपनिवेशवादी नीतियों एवं शोषण का परिणाम। देखिए आर्थिक कारण यहाँ देखिए क्या इसके सारांश देखिए। आर्थिक कारण, नई राजस्व व्यवस्था के तहत भारी कारों पर बेदखली, भारतीय उत्पादों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रशुल्क नीति, परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का विनाश, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था को प्रोत्साहन न देना, जिसने कृषक जमींदार एवं शिल्पकारों को दरिद्र बना दिया। राजनीतिक कारण देखिए आपको, डलहौजी की समाजवादी नीतियाँ, ब्रिटिश शासन का विदेशीपन, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मुगल सम्राट से निंदनीय व्यवहार। प्रशासनिक कारण यहाँ देखिए प्रशासनिक कारण यहाँ देखिए क्या कि प्रशासनिक कारण देखिए आप क्या, अंग्रेजों की शासन पद्धति से भारतीयों का असंतुष्ट होना, परंपरागत भारतीय शासन पद्धति की समाप्ति, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति तथा अंग्रेजों को सरकारी भाषा बनाना। सामाजिक और धार्मिक कारण देखिए आप, अंग्रेजों में प्रजातीय भेदभाव तथा श्रेष्ठता की भावना, ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन, अभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रम तथा नए नियमों का निर्माण। देखिए सैनिक कारण देखिए आप, सैनिकों के वेतन एवं भत्ते में आर्थिक असमानता एवं भेदभाव, उनका मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक उत्पीड़न। देखिए तात्कालिक कारण देखिए, तात्कालिक कारण क्या है कि चर्बीयुक्त तात्कालिक कारण जो आपको होगा वो चर्बीयुक्त कारतूसों का उपयोग है। तात्कालिक कारण जो आपको होगा चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग आपको होगा। देखिए विद्रोह के केंद्र एवं नेता यहाँ देखिए
दिल्ली में विद्रोह के नेता दिल्ली में विद्रोह के नेता आपको जनरल बख्त खां था। कानपुर में विद्रोह के नेता आपको नाना साहब था। लखनऊ का विद्रोह के नेता आपको बेगम हजरत महल था। और बरेली में विद्रोह के नेता खान बहादुर था। उसके बाद आपको बरेली के बाद आपके यहाँ पर बिहार में विद्रोह के नेता आपको कुंवर सिंह थे। फैजाबाद में विद्रोह के नेता आपको मौलवी अहमदुल्ला था। झांसी में विद्रोह के नेता आपको रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद में विद्रोह के नेता जो आपको था लियाकत अली था। ग्वालियर में विद्रोह के नेता आपको तात्या टोपे थे। गोरखपुर में विद्रोह के नेता आपको गजाधर सिंह था। फर्रुखाबाद देखिए, फर्रुखाबाद विद्रोह के नेता आपको नवाब तफजल हुसैन था। सुल्तानपुर में विद्रोह के नेता जो थे आपको शहीद हसन, सुल्तानपुर में विद्रोह के जो नेता थे वो शहीद हसन थे। ठीक है, संभलपुर में विद्रोह के नेता आपको सुरेंद्र साय थे। हरियाणा में विद्रोह के नेता राव तुलाराम था। मथुरा में विद्रोह के नेता देवी सिंह था। मेरठ में विद्रोह के नेता आपको कदम सिंह था। सागर में विद्रोह के नेता आपको शेख रामाजान था। गढ़मंडरा में विद्रोह के नेता आपको शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद था। रायपुर में विद्रोह के नेता आपको नारायण सिंह था। मंदसौर में विद्रोह के नेता आपको शाहजादा हुमायूं था, फिरोज शाह था। और अंग्रेज जनरल की बात यहाँ पर करते हैं। या देखिए दिल्ली, देखिए यहाँ पर क्या कि दिल्ली अंग्रेज जनरल में देखिए यहाँ पर क्या दिल्ली, देखिए लेफ्टिनेंट विनोद, देखिए यहाँ पर दिल्ली अंग्रेज जनरल कौन था, देखिए दिल्ली में अंग्रेज के जनरल जो था आपको लेफ्टिनेंट विलोबी था। जॉन निकोलसन था। लेफ्टिनेंट हडसन था। अब कानपुर में अंग्रेज जनरल जो था आपको सर हू विरल था। कोलिन कैम्पबेल था। और लखनऊ में जो आपको देखिए लखनऊ में जो अंग्रेज जनरल थे वो हेनरी लॉरेंस था। ब्रिगेडियर इंग्लिश था। हेनरी हैवलॉक था। जेम्स आउटरम था। सर कोलिन कैम्पबेल था। और झांसी में जो अंग्रेज जनरल था वह सर हुज रोज था। और बनारस में जो आपको अंग्रेज जनरल थे वह कर्नल जेम्स नील था। असफलता कारण यहाँ देखिए यहाँ पर क्या सीमित क्षेत्र, देखिए यहाँ पर सीमित क्षेत्र और सीमित जनाधार, देखिए सीमित क्षेत्र एवं सीमित जनाधार यहाँ पर देखिए। तो पहले का असफलता का कारण यहाँ देखिए क्या सीमित क्षेत्र में सीमित जनाधार होगा। भारत रजवाड़ों देखिए भारत रजवाड़ों में कुछ अन्य वर्गों का अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग, अंग्रेजों की देखिए यहाँ पर क्या सीमित क्षेत्र में सीमित जनाधार है। भारत रजवाड़ों एवं कुछ अन्य वर्गों का अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग, अंग्रेजों की तुलना विद्रोहियों का अति अल्प संसाधन, अब की योग नेतृत्व एवं सामंजस्य का अभाव था। एकीकृत विचारधारा एवं राजनीतिक चेतना की कमी थी। अब प्रकृति कैसी थी। 1857 का विप्लव यद्यपि सफल नहीं हो सका, किंतु उसमें लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के बीज बोए एवं उस क्रांति के दूरगामी परिणाम हुए। अब के प्रभाव की बात यहाँ की गई है। देखिए प्रभाव की बात जो यहाँ पर कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ प्रभाव की बात जो आपके यहाँ पर कहते हैं, इसमें देखिए ताज का इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका प्रभाव पर ताज का प्रशासन चला गया। कंपनी शासन उन्मूलन हो गया। ब्रिटिश सामग्री देखिए ब्रिटिश सामग्री की नई भारतीय नीति व सेना का पुनर्गठन हुआ। जातीय भेदभाव में वृद्धि। अब इकाई 4 में आपको देखिए यहाँ पर जो आपको है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।